संरक्षण और प्रबंधन। जल का संरक्षण कैसे किया जाता है और संरक्षण में क्या क्या प्रबंधन होने चाहिए। पहली बात करिए इसके बाद जल संरक्षण और प्रबंधन की। जल है वो जीवन की मूलभूत अवस्था होती है। जल जीवन की मूलभूत अवस्था है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सबसे जो मूलभूत अवस्था वो जल है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी धरातल पर लगभग 70% भाग पर जल है। धरातल पर 70% भाग पर जल है। इतना जल होते हुए भी जल का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि जो 70% भाग धरातल पर है उसका 97% भाग लवणीय है, जो किसी काम का नहीं है। न वो पीने के काम में आता है, न वो सिंचाई के काम में आता है, न वो उद्योग में काम आता है। तो देख नहीं तो 70% है पानी। धरती धरातल का 1/3 भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर वो जल है उसका जो 70% भाग है उसका 97% हिस्सा है वो लवणीय है, किसी काम का नहीं है। न सिंचाई में काम आता है, न पीने में काम आता है, न उद्योगों में काम आता है। 2% भाग है वो ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा पड़ा है, वो भी किसी मतलब का नहीं है। तो 97 और 2 99 हो गया। इसका मतलब 99 70 का 99% जो भाग है वो किसी भी काम का नहीं है, वो समुद्र में पड़ा है, खारा है, लवणीय है। और 2% भाग ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा पड़ा, बर्फ के पहाड़ बने पड़े, वो भी किसी मतलब का नहीं है। न वो पीने के काम आता है, न वो सिंचाई के काम आता है। तो 99% भाग वो किसी मतलब का नहीं है। पीने योग्य जल धरातल पर सिर्फ बचा 1%। सिर्फ और सिर्फ 1% जल बचा जो पीने योग्य है, वही पीने योग्य है, वही सिंचाई के योग्य है और वही उद्योग के योग्य है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जल का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है जल का संकट? इसके पीछे कारण है एक तो जल का प्रदूषित होना, एक जो जल स्रोत हैं उनका लगातार घटना, और एक जो भूजल स्रोत हैं उनका अतिदोहन करना, अधिक से अधिक इसका उपयोग हो रहा है। ये तो है जल संरक्षण प्रबंधन के बारे में कि कितना पानी है, कितना काम का नहीं है, कितना काम का है, और जो पीने योग्य जल है वो कितना प्रतिशत है धरातल पर इसका उपयोग किया जा रहा है। और जो संकट है वो सिर्फ उस 1% का ही संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि ध्रुव पर पहाड़ के पहाड़ बर्फ के बड़े हैं, वो अंदर तो कभी कम होंगे, कोई मतलब नहीं इनका। समुद्र बड़े बड़े हैं, 97% भाग भरा पड़ा है, पूरा का पूरा लवणीय जल है, कोई मतलब का नहीं है। जो संकट पैदा हो रहा है वो सिर्फ 1% का संकट पैदा हो रहा है, और वो जो 1% जल है वो ही लगातार घटता जा रहा है। तो उस 1% जल को बचाए रखने के लिए कैसे इनका उपयोग किया जाए ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे, वर्तमान में इसका उपयोग किया जा सके और आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके। इसके लिए नंबर 2 पर बात है कि जल संरक्षण के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों को अपना करके जो 1% पानी है उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। पहला जो सिद्धांत है वह जल की उपलब्धता को बनाए रखना। जितना जल है तो 1% भाग है इसका उपयोग भी कर लेना चाहिए और वापस की मात्रा 1% रहनी चाहिए। अगर उस 1% में कमी होनी शुरू हो गई तो फिर ये लगातार कमी होते होते एक दिन ऐसा जाएगा जब पूरा का पूरा 1% तो 0 बन जाएगा और पूरा जल खत्म हो जाएगा। वो समुद्र रहेंगे, वो बर्फ के पहाड़ रहेंगे, लेकिन जो पीने योग्य जल है वो पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो पहला जो सिद्धांत वो जितना जल है उस जल की उपलब्धता को बनाए रखना। दूसरा जो सिद्धांत है वह जल को प्रदूषित होने से बचाना। जो भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। अगर वो जल स्रोत है जो 1% भाग के जल स्रोत हैं वो भी अगर प्रदूषित हो गए तो फिर वो भी समुद्र की तरह बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वह प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। जो दूषित जल है समुद्र में भरा पड़ा है, जो भी फैक्ट्री से निकलता है, जो प्रदूषित जल है उस जल को फिल्टर करके स्वच्छ करके इनका पुनर्चक्रण उपयोग में लाने योग्य बनाना
चाहिए। ये तीन सिद्धांत हैं, उन तीन सिद्धांतों को अपना करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो जल संरक्षण प्रबंधन के उपाय कैसे कर सकते हैं, इन सिद्धांतों को किस तरह से अमल में लाया जा सकता है, क्या क्या उपाय करके कैसा मैनेजमेंट करके उस जल को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो पहली बात है जल को बहुमूल्य संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए और जो भी इनका बिना मतलब का अंधाधुंध बिना उपयोग के अनचाहे तरीके से मनमाने तरीके से अगर इसका उपयोग करता है तो उसको कानून के दायरे में ले आना चाहिए। तो जो भी संसाधन है उन संसाधनों में सबसे बहुमूल्य संपदा जल को घोषित कर देना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण करना चाहिए। आगे बात आएगी वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां, अलग अलग देशों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विधियां हैं। तो वर्षा जल संरक्षण विधियों द्वारा जल का संग्रहण करना चाहिए। जो वर्षा का जल होता है उस जल को एकत्रित कर लेना चाहिए और उस एकत्रित जल का जहाँ पर उपयोग पीने योग्य जल का होता है वहाँ पर थोड़ा बहुत उपयोग उसका भी कर लिया जाता है ताकि जो पीने योग्य जल है वो उसकी उपलब्धता बनाए रह सके। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। गर्मी जितना जल काम में लेते हैं जितना जल बर्बाद करते हैं उस जल पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। रसोई घर से जो जल निकलता है उस जल को बाहर न फैला करके अगर उसी जल का उपयोग किया जाता है पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है तो रसोई घर में भी इसका उपयोग हो जाता है और पेड़ पौधों में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है ताकि आधा जल बचेगा तो रसोई में जल का उपयोग और पेड़ पौधों में जल को डाला जाएगा। गुसलखाने से जो जल निकलता है बाथरूम से जो जल निकलता है उसका उपयोग भी किया जा सकता है पेड़ पौधों को डालने में। तो घरों में जो जल है उस जल को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। भूजल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए। भूमि में जो भूजल स्रोत है उसका अतिदोहन नहीं करना चाहिए और इस बात के लिए सरकार ने कानून बना रखा है डार्क जोन को जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है वहां पर इसका दोहन नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। जल को दूषित होने से रोकना चाहिए। अगर वो पीने योग्य जल स्रोत हैं वो अगर दूषित हो गए तो फिर संकट पैदा हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है सिंचाई फुहारा विधि या टपकन विधि से करनी चाहिए। सिंचाई है वो या तो फुहारा विधि से या फिर बूंद बूंद या टपकन विधि से करनी चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा सिंचाई हो सके और जल की बर्बादी को रोका जा सके। वर्षा जल संग्रहण और उसकी पद्धतियां। वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता है? राजस्थान में पद्धतियां हैं। आगे बात करिए हम देश के अन्य प्रांतों में कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ये सिर्फ राजस्थान की पद्धति है। तो वर्षा जल संग्रहण की पहली बात होती है वर्षा के जल को किसी जगह एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा होती है वर्षा के पानी को किन किन विधियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है उसको वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। तो पद्धतियां हैं वो खड़ी, तालाब, झील, बावड़ी और टोबा। ये 5 प्रमुख पद्धतियां हैं राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की। ऐसे बोर्ड में प्रश्न बहुत बढ़िया आता है खड़ी में से या आता है टोबा में से। हर बार प्रश्न आता है बोर्ड में। बोर्ड छोटा सा लेकिन बोर्ड में हर बार प्रश्न आता है। तो खड़ीन के बारे में बताइए सबसे पहले। खड़ीन क्या होता है? ये मिट्टी का बना अस्थायी तालाब होता है। एक तरह का तालाब होता है और मिट्टी से बनाया जाता है जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे बनाते हैं। कौन सी जगह बनाते हैं? जहाँ पर ढाल होती है। इस तरह से ढाल है तो यहाँ पर बनाएंगे ताकि पूरी जमीन का पानी उसमें आ जाए। तो ढाल वाली जमीन के नीचे बनाते हैं। एक तरह का अस्थायी तालाब होता है। इसके 2 तरफ मिट्टी की दीवार होती है यानी खड़ा हुआ रहता है एक तरह का और इसके दोनों तरफ तो मिट्टी की दीवार होती है तथा तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। 2 तरफ मिट्टी की दीवार और एक तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। 3 तरफ हो गया। एक तरफ से रहता है वो खुला। तो 2 तरफ मिट्टी की दीवार और एक तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बना दी जाती है। पानी की मात्रा जैसे बरसात होती है ढलान वाला पानी बह कर आता है
पूरा भर जाता है तो एक क्या कि एक खड़ी बना देते हैं, तो एक खड़ी जो पानी से पूरा भर जाता है तो अगले खड़ी में पानी चला जाता है, अगला खड़ी भर जाता है तो उसके अगले खड़ी में चला जाता है। इस तरह से एक एक करके सारे खड़ी पानी से भर जाते हैं। और जब ये खड़ी का पानी सूख जाता है, नीचे चला जाता है जमीन में पानी और सूख जाएगा तो उन खड़ीदों में फिर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, वहां पर फसल लगा दी जाती है। तो पानी भी एकत्रित हो गया, पानी बरसात का वो वक्त भी बदल के नहीं गया, वो भी नीचे चला गया जमीन में वापस और वहां पर खेती भी हो गई। तो ये तो है खड़ीद के बारे में पूछने का, सिर्फ एक चौकोर खड़ा होता है, उस खड़े के दो तरफ मिट्टी की दीवार बना दी जाती है, एक तरफ पत्थर की दीवार बना दी जाती है, ढलान वाली जमीन के नीचे बनाते हैं। और जब एक दिन पानी से पूरा भर जाता है तो अगले दिन में पानी चला जाता है। खड़ीद का पानी जब सूख जाता है तो उसमें कृषि कर दी जाती है। नंबर 2 पर ताला। ताला क्या होता है, ये वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति है। आज भी ये काफी प्राचीन समय से तालाबों में पानी एकत्रित करते हैं। तो तालाब है वो वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति है। तालाब की तलहटी, तालाब के बीच में क्या बना होता है, एक कुआं बना होता है जिसको बेरी कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा की बेरी से क्या तात्पर्य है, तो अपन बता देंगे तालाब की तलहटी में एक कुआं बना होता है जिसे बेरी कहा जाता है। भूमि का जल स्तर बढ़ाने का ये जो तालाब है वो है प्राचीन पद्धति, लेकिन एक वैज्ञानिक आधार है। यदि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि तालाब में पानी एकत्रित होने से भूमि का जल स्तर बढ़ता है। तीसरी जो विधि है वो है झील। राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कुछ झील प्राकृतिक झील हैं और कुछ झील कृत्रिम झीलें मनुष्य ने निर्माण कर लिया। झील वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति है और झीलें भी भूमि जल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अगला जो पॉइंट हुआ बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है और ये वर्षा जल संचय की प्राचीन तकनीक, काफी प्राचीन समय जब राजा महाराजाओं का राज चलता था तब भी बावड़ियों का निर्माण होता था, बावड़ियों को पानी एकत्रित किया जाता था। तो उसी पद्धति को अपना करके आज भी बावड़ियों के द्वारा राजस्थान में वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। बावड़ियां क्योंकि गहरी होती हैं तो उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां और दीवारें बने हुए होते हैं। टोबा, थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का पारंपरिक स्रोत है। काफी प्राचीन समय से थार के रेगिस्तान में वर्षा जल संग्रहण के लिए टोबा का उपयोग किया जाता है। टोबा क्या होता है, एक नाड़ी के आकार का होता है, नाड़ी होती है नाड़ी, उस नाड़ी के आकार का ही होता है किंतु ये नाड़ी से थोड़ा सा गहरा होता है। और पश्चिम जो राजस्थान है वहां पर टोबा के द्वारा ही वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। अगला जो प्रश्न हुआ, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयला बना कैसे। प्रकृति में कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। प्रकृति में पहले जो वस्तु थी वो लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले प्रकृति में उथल-पुथल बची। ऊपर की जो वस्तु थी वो नीचे चल गई और नीचे जो खनिज पदार्थ थे वो खनिज क्षमता थी वो ऊपर आ गई। नीचे जो वस्तु दब गई, जो जीव जंतु नीचे दब गए, उस पर कालांतर में जाकर के जो धरती पर परिवर्तन हुआ, पानी के साथ बहकर मिट्टी आई, वो मिट्टी इसके ऊपर परत दर परत ऊपर जमती गई। और चूंकि धरातल के भूगर्भ में तापमान ऊपरी वजह ज्यादा होता है और धरती के अंदर आ गया खड़ोगे जो आंतरिक शक्तियां होती, भूकंप, ज्वालामुखी, कौन-कौन सी आंतरिक शक्तियां, कौन-कौन सी बारिश के आगे जाके खड़ोगे तो आंतरिक शक्तियों के कारण धरती में जो प्लेटिंग होती है उस पर उथल-पुथल बसती रहती है। तो उस उथल-पुथल के कारण कभी वो ऊपर आई, कभी नीचे गई, कभी ऊपर आई, कभी नीचे गई, मिट्टी इसके ऊपर परत दर परत ऊपर चढ़ती गई और तापमान अधिक होने के कारण वो जीव जंतु
और वो पेड़ पौधे कालांतर में जाकर के पत्थर जैसे कोयले में कठोर कोयले का निर्माण हो गया, इसे वो पत्थर का कोयला या कोयला भी कहा जाता है। तो इस तरह से हुआ कोयले का निर्माण। अब कोयले में चूंकि नाम कोयला है तो उसमें कार्बन पाया जाता है, तो उस कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सिर्फ कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयले को 4 प्रकार बताया गया है, क्योंकि जिस कोयले में कार्बन ज्यादा होगा वो उत्तम श्रेणी का माना जाएगा, और जिस कोयले में कार्बन कम होगा वो निम्न श्रेणी का माना जाएगा। बाकी कोयले की कीमत कुछ नहीं होती है, उसमें जो कार्बन पाया जाता है कीमत उसकी होती है। तो पहला जो प्रकार होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ये 4 प्रकार के होते हैं। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये कोयला सबसे उत्तम श्रेणी का माना गया है। सबसे अच्छा जो कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयले को ही माना गया है। क्यों है यह उत्तम श्रेणी का? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है वो 97 से लेकर 98% तक होती है। 97 से लेकर 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसकी विशेषता क्या है? जब इसको जलाते हैं तो जलाने पर राख है वो कम बनती है और धुआं भी कम बनता है तथा यह ऊष्मा अधिक देता है। तो जो विशेषता होती है, जलाने पर राख कम बनेगा, धुआं कम बनेगा और ऊष्मा ज्यादा देगा, और ये पूरा का पूरा क्या होता है? काले रंग का होता है, क्योंकि कार्बन वो ज्यादा होता है इसलिए इसका रंग भी क्या होता है? प्योर काला होता है। सबसे उत्तम श्रेणी का यही माना गया है। नंबर 2 पर बिटुमिन। इस कोयले में कार्बन की मात्रा वो 78 से 86% होती है। इसका थोड़ा सा भूरा रंग का होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा घटेगी तो प्योर काले रंग का नहीं होगा। तो कार्बन 78 से 86% होता है। इसको जो जलाते हैं अपन, तो जलाने पर जितनी ऊष्मा एंथ्रासाइट कोयला देता है उसकी अपेक्षा ये थोड़ी सी कम ऊष्मा देगा। इसके पीछे कारण क्या है? कार्बन उसमें ज्यादा होता है, एंथ्रासाइट तो ज्यादा देगा, और बिटुमिन में क्या होता है? कम होता है, कम देगा। तीसरा जो कोयला होता है लिग्नाइट। इस कोयले की क्या विशेषता होती है? इस कोयले में कार्बन की मात्रा सिर्फ 28 से लेकर 30% तक की होती है। काफी कम कार्बन होता है, सिर्फ 28 से लेकर 30% होता है, और कार्बन की मात्रा कम है इसलिए इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। क्योंकि कार्बन कम है तो भूरे रंग का होता है। जब इसको जलाते हैं अपन तो ये जलाने पर धुआं अधिक व ऊष्मा कम देता है। धुआं ज्यादा देगा और ऊष्मा कम देगा। अगला जो प्रकार वो होता है पीट। इस कोयले में कार्बन की मात्रा सिर्फ कितनी होती है? 27% होती है, और सबसे निम्न श्रेणी का यही कोयला माना गया है। ये कोयला सबसे निम्न श्रेणी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहां पर तो 97 से 98% कार्बन और कहां पर सिर्फ 27%। इस कोयले को जो जलाते हैं पर तो ये राख ज्यादा देता है और ऊष्मा कम देता है। राख ज्यादा देगा, ऊष्मा कम निकलेगी, इसलिए इसको निम्न श्रेणी का कोयला माना गया है। कहां पर निकलता है कोयला? उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी ये निकलता है। तो ये उत्पादक क्षेत्र है। और जो निम्न घटिया किस्म का कोयला है वो थोड़ा सा राजस्थान में भी निकलता है, लेकिन काम का कम होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। तो जब इसको काम में लेते हैं तो धुआं ज्यादा देता है, उसमें कम देता है, राख ज्यादा निकालता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इसके बाद कोयले से संबंधित जो प्रीमस है वो बंधक आस्वन। क्या होता है बंधक आस्वन? हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड
काफी उच्च ताप पर गर्म करने पर इतनी 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म किया जाता है तो क्या क्या निकलता है? कोलतार और गैस और अमोनिया प्राप्त होती है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कोयले का बंधक आसवन कहा जाता है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का निर्माण और कोयले का निर्माण, जिस तरह से कोयले का निर्माण हुआ उसी रूप में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। प्रश्न है कुछ कि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन देखिए कि पेट्रोलियम को खनन के द्वारा खोद करके निकाला जाता है, कौन से उसको निकाला जाता है? तो जो निकाला जाता है पेट्रोलियम क्लय नहीं होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो जब पेट्रोल का जो शुद्धिकरण विधि होती है उसका नाम होता है प्रभाजी आसवन। और पेट्रोलियम का जो प्रभाजी आसवन करते हैं तो कौन कौन से पदार्थ अपन को बाहर निकलते हैं? इससे पहला निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि प्राप्त होते हैं। ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। और जब पेट्रोल को खोद करके इसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो सारे के सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। दो जीवाश्म ईंधन कौन से? एक तो कोयला और एक पेट्रोल। ये परंपरागत भी हैं और जीवाश्म भी हैं। परंपरागत वो होते हैं जिनका उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं और दोबारा निर्माण करने पर काफी लंबा वक्त लग जाता है। दूसरा, दो गैर परंपरागत ईंधनों के नाम लिखिए। गैर परंपरागत का मतलब होता है जिनकी मात्रा असीमित है, चाहे इसका कितना भी उपयोग किया जाए वो समाप्त नहीं होते हैं। तो उसमें आइए आपके वायु और प्रकाश मुख्य रूप से, न वायु खत्म होगी न प्रकाश होगा। अगला जो प्रश्न आपका कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल, क्योंकि पेट्रोलियम की मात्रा कम है, जिस तरह जल की मात्रा सीमित है उसी तरह से पेट्रोलियम की मात्रा भी धरातल पर सीमित मात्रा भी है। अगर इसका लगातार उपयोग करते हैं तो समाप्त हो जाएगा और दोबारा पेट्रोल को बनने में काफी कई वर्ष लग जाएंगे, हजारों में करोड़ों में लग जाते हैं निर्माण होने में। इसलिए इनका उपयोग सीमित मात्रा में रहता है। इसका जो वैकल्पिक रास्ता निकाला है कि इसका भी उपयोग करो, लेकिन इसके साथ साथ भी इसकी मात्रा सीमित है, तो इसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया वो उसका नाम है बायोडीजल। बायोडीजल और बायोडीजल है वो एक तरह का जीवाश्म ईंधन है। तो बायोडीजल की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या बनाया है? बायोफ्यूल मिशन। बायोफ्यूल मिशन में ज्यादा से ज्यादा बायोडीजल का उपयोग करना चाहिए और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। तो दो प्रश्न यहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन चला रखा है? बायोफ्यूल मिशन। और किस संस्था का गठन किया है? बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बायोडीजल का उपयोग करना चाहिए। बायोडीजल से थोड़ा सा प्रदूषण कम रहता है और खेतों में जो कूड़ा कचरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जब अपन जलाते हैं तो प्रदूषण होता है। तो इसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। तो एक तो वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा और दूसरा पेट्रोलियम लंबे समय तक चलता है। तो डबल फायदा है बायोडीजल का। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में जल संग्रहण की पारंपरिक विधियां कौन कौन सी? राजस्थान की बात कर लिए अपन ने कि राजस्थान में खड़ीन है, तालाब है, झील है, टोबा है, बावड़ी है, नाटी है, ये सारे राजस्थान के हैं। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी जल संग्रहण की पद्धतियां हैं। तो मुख्य पद्धतियां कौन सी? महाराष्ट्र में जो जल संग्रहण पद्धति है उसको बंदारस या ताल बोलते हैं। तो दो पद्धतियां वहां पर बंदारस या ताल बोला जाता है। मध्य प्रदेश में जो जल संग्रहण पद्धति है उसको बंदिश बोला जाता है। जिस तरह से यहाँ पर टोबा और बावड़ी बोला जाता है तो वहां पर बंदिश बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में भी जल संग्रहण पद्धति को क्या बोलते हैं? बंदिश बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं? पाइन बोलते हैं। पाइन जो वर्षा का जल संग्रहण करते हैं उसका नाम पाइन होता है वहां पर।
हिमाचल प्रदेश में कुला बोलते हैं, कुला कुला है। और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर क्या बोला जाता है, कादी बोला जाता है। और आपका कर्नाटक में कट्टा बोला जाता है, केरल में सुरगम बोला जाता है और तमिलनाडु में एरिस बोला जाता है। तो ये राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में जल संग्रहण की पारंपरिक पद्धतियां हैं।